सरकार कैसे षड्यंत्र करती है। सरकार के षड्यंत्रों का उदाहरण है ये आम सभा। आप लोगों में से जो पंचायत प्रतिनिधि हैं या पंचायत को कवर करते होंगे, ग्राम सभा की आम सभा उसे कहते हैं कि जब ग्राम सभा के अंदर आने वाला प्रत्येक नागरिक खुले उस बैठक में आए। खुली सभा, ये खुली सभा का प्रस्ताव है साहब। इस खुली सभा के प्रस्ताव, खुली सभा कब करी गई? जैसे इस समय पंचायतें भंग हैं और प्रशासक चार्ज पर हैं। इस समय तो खुशकिस्मती है कि प्रशासक के रूप में जनप्रतिनिधि हैं। उस समय ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशासक था, तो प्रशासक ने खुली आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र दे करके अनापत्ति दे दी कि आप हमारे गांव में 3 अधिकारी बैठे हैं, 3 कर्मचारी बैठे हैं, 2.6 220/33 kVA का स्टेशन बना सकते हैं। देखिए, ये रुद्रपुर का जो एक उदाहरण है, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। विकास भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, और 220/33 kVA का जो सब स्टेशन है वो वक्त की ज़रूरत है, ये मैं मान रहा हूँ। और अगर रुद्रपुर गांव के पास उस जगह के अलावा जो सब स्टेशन की जगह है कोई भूमि गोचर या जंगल के बीच की होती तो मैं कभी रुद्रपुर इनका समर्थन करने नहीं जाता। प्रमुख जी बगल के सांकरी गांव से हैं, बगल के गांव के हैं। देखिए, आप रुद्रपुर को ऐसा समझ लीजिए जैसे नेपाल है ना। नेपाल देश जैसे चारों ओर से सारे देशों से घिरा हुआ है। अगर नेपाल की सप्लाई लाइन बंद कर दो तो नेपाल में कुछ जा पाएगा? वहाँ के लोग, जो वहाँ के साधन हैं, उसके अलावा किसी पर जीवित नहीं रहेंगे। आप वैसा ही रुद्रपुर गांव को समझिए। रुद्रपुर गांव चारों ओर से गाँवों से घिरा हुआ है। उसका जो एरिया है रुद्रपुर का 58.43 हेक्टेयर लैंड है पूरा एरिया। अगर लेकिन बहुत छोटा गांव है, 58 हेक्टेयर की ज़मीन का गांव, बहुत छोटा गांव है। चारों ओर से और गांवों से घिरा हुआ है। उसके बीच में इस गांव के पास लगभग 200 परिवार गांव में हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको ये क्यों बुलाना चाहते हैं? आपके साथियों को, जिला स्तर के साथियों को आपने बुलाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आ पाए। क्या कारण है उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन रुद्रपुर के पास उस 58 हेक्टेयर ज़मीन में से सिर्फ 7.041 हेक्टेयर लैंड जो है वो गोचर की लैंड थी। अगर मैं अपने गांव की कल्पना करूं, आप लोगों में पहाड़ के कई लोग होंगे, ऐसे गोचर जैसी ज़मीन वो है, ऐसी मेरी गांव में कम से कम 2 दर्जन ज़मीनें होंगी कि जहां पर गायें जा सकती हैं। जंगल का एरिया है, गोचर का एरिया। लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य यह है कि इस गांव के पास जंगल के नाम पर भी और गोचर के नाम पर भी वो गांव के बीच का एक टुकड़ा है। उस 7.041 लैंड में से लगभग 1.70 लैंड 1974 में गरीब अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को सरकार ने पट्टे के रूप में आवंटित की। वो ज़रूरत थी, गरीब लोगों को दिया जाना चाहिए, तो 0.70 तो वो ख़त्म हो गई। उसके अलावा 1.74 लैंड उस गोचर की ही सड़क में चले गई। एक रास्ता जा रहा और एक प्रतीक्षालय बन गया। 1 हेक्टेयर ज़मीन पर जो है वन विभाग ने इनको, गांव वालों को, जो ढलान वाली भूमि है, गांव वालों को समझा बुझा करके वृक्षारोपण कर गया। सघन वृक्षारोपण हो गया। वहाँ पशु जा ही नहीं सकते हैं अब, क्योंकि ढलानदार भूमि है, जैसे पहाड़ में ढलानदार भूमि होती है, और सघन जंगल हो गया उसमें, और जो प्रजाति बोई गई है। देखिए, इनका गांव टिपिकल उदाहरण है। जो अच्छी पत्रकारिता करना चाहते हैं, समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, वहाँ लगाया भी कौन गया? पेड़ लगाया गया, मणिपुरी बांस लगाया गया, जिस मणिपुरी बांस को कोई पशु खाता नहीं। तो 1 हेक्टेयर वो चले गई। बची थी बीच में एक बहुत खूबसूरत सी तपड़ वाली ज़मीन, जहाँ पर गायें, खच्चर सब चढ़ते हैं। वो ज़मीन इन्होंने 2008 में साजिश करके पिटकुल को देने की साजिश करी। इनको पता ही नहीं चला। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम साजिश क्यों कर रहे हैं? सरकार कैसे षड्यंत्र करती है। सरकार के षड्यंत्रों का उदाहरण है ये
आम सभा, आप लोगों में से जो पंचायत प्रतिनिधि हैं या पंचायत को कवर करते होंगे, ग्राम सभा की आम सभा उसे कहते हैं कि जब ग्राम सभा के अंदर आने वाला प्रत्येक नागरिक खुले उस बैठक में आए, खुली सभा। ये खुली सभा का प्रस्ताव है साहब। इस खुली सभा के प्रस्ताव, खुली सभा कब करी गई? जैसे इस समय पंचायतें भंग हैं और प्रशासक चार्ज पर हैं। इस समय तो खुशकिस्मती है कि प्रशासक के रूप में जनप्रतिनिधि हैं। उस समय ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशासक था, तो प्रशासक ने खुली आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र दे करके अनापत्ति दे दी कि आप हमारे गांव में 3 अधिकारी बैठे हैं, 3 कर्मचारी बैठे हैं, 2.6 220/33 kVA का स्टेशन बना सकते हैं। इस अनापत्ति प्रमाण पत्र में एक आप बीच में देख रहे होंगे सफ़ेद स्याही लगाई हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये जो ज़मीन है जो खाता खतौनी में, जैसा निकालना, ये जो खाता खतौनी है, हम 3 फसली वर्षों की खतौनी दे रहे हैं। इन खाता खतौनी में देखिए NZA खतौनी होती है। आप अगर यहाँ देखेंगे जो कंप्यूटराइज खतौनी है वो ZA खतौनी होती है। एक NZA ज़मीन, हमारे यहाँ जो पहाड़ में बहुत ज़्यादा सारी ज़मीनें NZA ज़मीनें, उनकी खतौनी अलग होती है। ऐसे मैनुअल खतौनी आती है। इसमें साफ लिखा गया है खतौनी में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है ये ज़मीनें हैं। इस ज़मीन की श्रेणी जो बहुत टेक्निकलिटी पे जाएंगे। देखिए कुछ प्रश्न, आजकल बहुत लोग उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, पहाड़ की बात कर रहे हैं। पहाड़ की बात ज़मीन की बात है, पहाड़ की बात जंगल की बात है। इन चीज़ों को सीखना होगा कि कैसे सरकार और निजी लोग हमारी ज़मीनों को हमसे छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो देखिए ये जो ज़मीन है, अगर NZA खतौनी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे 9(3) गौ श्रेणी की NZA भूमि है, जो उत्तराखंड सरकार की है, जिसका उपभोग ग्राम सभा के लोग करेंगे। गौचर को आप बदल नहीं सकते। तो साहब पहले जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र मैंने आपको बता दिया, आपको हम सब PDF फॉर्मेट में देंगे। और ये इनके हाई कोर्ट में जो लगे हैं कागज़ों से लिए हमने, ये अनापत्ति है। इसके पीछे जो है ये, क्योंकि हाई कोर्ट में साफ लिखना चाहिए तो साफ फॉर्मेट में यह है, ये आपको हम सब अनापत्ति में देंगे। तो ये तो अनापत्ति है। अनापत्ति एक भी गांव का निवासी, देखिए गांव सभा की आम बैठक हो और उसमें एक भी ग्राम सभा का निवासी ना हो, एक प्रशासक हो, सरकारी कर्मचारी, एक ग्राम पंचायत मंत्री हो, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और नीचे खंड विकास अधिकारी हो। 3 अधिकारियों ने मिलकर के गांव के गौचर का फैसला कर दिया, अनापत्ति कर दी। तो पहला फर्जीवाड़ा ये उस समय से शुरू हुआ, ये लगभग 2008 की बात है। उसके बाद साहब अब ये इस वन भूमि को देखिए, ये तो देना चाहते नहीं थे, इनकी कोई बैठक नहीं थी। अब क्या होता है कि वन विभाग और पिटकुल के बीच में एक अघोषित संधि हो जाती है और वन विभाग का ऐसा कृत्य, ऐसा फर्जीवाड़ा, इसको तो हम धीरे धीरे, देखिए अभी हम नए स्टेज से कोर्ट में जा रहे हैं। देखिए ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन की श्रेणी जो लिखना चाहे 9(3) गौ है, हम PDF में दे रहे हैं। खतौनी में साफ गौचर लिखा गया है। गौचर भूमि NZA में गैर वन भूमि होती है, वो ग्राम सभा की भूमि है। उस भूमि का क्या करा इन्होंने, फॉरेस्ट विभाग से मिलकर के वन भूमि हस्तांतरण का केस चला दिया, जो वन भूमि थी नहीं, जो रेवेन्यू के पास है, जिसका मालिक उत्तराखंड सरकार था, उसके गैर वन भूमि घोषित करके। और 2 साल बाद फिर आपत्तियां ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक फाइल गई और उसके बाद लीज़ कौन कर देता है? आपके यहाँ भी आपके मकान की लीज़ कोई क्या मौसी का लड़का करता है क्यों साहब? हैं? आपकी ज़मीन मकान होता है, लीज़ पर देते हैं, आप देते हैं या मौसी का लड़का देता है? मौसी के लड़के को अगर आपने रख रखाव के लिए रखा है तो वो रख रखाव करेगा ना, न तो वो बेचेगा न लीज करेगा। इस भूमि का दुर्भाग्य ये है, ये भूमि उत्तराखंड सरकार की थी, अधिकार इस पर गांव वालों का था, गौचर था, और इसका लीज पट्टा जो है 30 साल के लिए दे दिया। किसने? वन विभाग के DFO ने दे दिया। लीज में तमाम खामियां हैं, इनको अधिकार नहीं था, स्वामित्व इनका नहीं था, लेकिन इन्होंने दिया। उसके बाद लीज़ में जो रेट लिया गया है, फाइनेंशियल भी बहुत बड़ी गड़बड़ है, मतलब मोटा पैसा वन विभाग के अधिकारियों ने खाया है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, ऐसी भूमि की लीज़ करी। हमारा साफ आरोप है, नहीं तो अब हम कोर्ट में पूछेंगे ना कि जब आपकी ज़मीन नहीं थी तो आपने पट्टा क्यों किया। तो देखिए दूसरा क्या करा इनके साथ, छल ये किया। अब तीसरा छल ये है, आप कहेंगे साहब गाँव वाले कहाँ सोए थे। देखिए इस पावर स्टेशन का आज भी आप
पिटकुल के एमडी देखिए, सबसे व्यवहार कुशल अधिकारी है आजकल पिटकुल का एमडी पिटकुल जो है ना, प्रदेश में सबसे व्यवहार कुशल अधिकारी हैं। आप में से आधे लोग जानते होंगे उनको, उनके व्यवहार की कोई कल्पना नहीं। परसों जब ये लोग अपनी हमारी जो माननीय विधायक जी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री से मिलने गए, मुख्यमंत्री तो नहीं मिले, जब पिटकुल वालों के गए तो हर आदमी के लिए 2-2 मालाएँ रखी थी, तरह तरह नाना प्रकार की मिठाइयाँ और भी कई प्रकार की प्रलोभन। तो पिटकुल के जो एमडी हैं उन्होंने ये ज़मीन अगर अपने नाम पर लीज कर दी थी तो कहीं अभिलेखों में रहते ना, आज तक भी अभिलेखों में ये ज़मीन गोचर भूमि में है, क्योंकि गोचर भूमि तो कट ही नहीं सकती अभिलेखों से। ये बीचों बीच खेल करना चाह रहे थे। इस बीच में ये बता रहा हूँ, इस लीज करने से पहले एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है साहब गोचर भूमि पर, एक बहुत फेमस डिसीजन है ये, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस पाकुर जागरण मंच एंड अदर। इस डिसीजन में 11 का डिसीजन है, 11 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय, जिसके निर्णय सारे देश पर लागू होते हैं, वो साफ साफ कहता है कि आप गोचर की भूमि, गाय के चरने की जानवरों की भूमि दे नहीं सकते किसी को विषम परिस्थितियों में। अब विषम परिस्थितियों की तो व्याख्या क्या होगी, सरकार करेगी ना। विषम परिस्थितियों में देंगे तो गाइडलाइन बनाई है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले खुली बैठक कराएगा गाँव की, माना आपदा आई है, केदारनाथ आपदा आई है, ये लोग केदारनाथ आपदा में पीड़ित हुए हैं, भाई आपदा में कोई भूमि नहीं रह गई तो उस भूमि में से कुछ भूमि आवंटित करनी है। विषम परिस्थितियाँ उनको मानेंगे। जैसे उत्तराखंड में आजकल कई निर्णय एक माध्यम से हो रहे हैं, एक निर्णय लेने का माध्यम होता है जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, उसमें भी विषम परिस्थितियां बतानी होती हैं, उसकी व्याख्या कई बार कोर्ट में हुई है। तो विषम परिस्थितियों में अगर ये ज़मीन देनी भी थी तो ये ज़मीन उस गांव के टोटल लैंड का जो 5% भूमि कम से कम किस चीज़ के लिए रहनी थी, गोचर के लिए रहनी थी। और डीएम को ग्राम सभा की बैठक करनी थी, उसमें देखना था कि पर्पज़ क्या है, गांव सभा के हित का क्या पर्पज है, तब प्रस्ताव बनना था। जिला अधिकारी को उस प्रस्ताव का परीक्षण करना था, जिला अधिकारी को प्रस्ताव का परीक्षण करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजना था। स्टेट गवर्नमेंट तब अनुमति देता है कि आप गोचर की भूमि किसी काम के लिए दे सकते हो, लेकिन एक शर्त और होती है, उतनी ही भूमि ग्राम सभा के अंदर गोचर के रूप में आपको दर्ज करनी पड़ती थी, क्योंकि आप 5%, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5% से आप गोचर भूमि को नहीं रहने देते। इस गांव के पास पुरानी सारी ज़मीन देने के बाद गोचर के रूप में जो उपयोगी भूमि है वही 2.6 हेक्टेयर भूमि है। तो सरकार ने क्योंकि ये 11 का डिसीजन है, 11 के डिसीजन के बाद ये लीज़ 13 में करी है, प्रक्रिया इनकी 8 से चल रही थी, ये डिसीजन लागू होता था, लेकिन ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पूरी अवमानना है। अब साहब आप कहो कि गोचर, एक बड़ा प्रश्न उठाया कि साहब गोचर हम क्यों लोगों को बुलाना चाहते हैं। देखिए, पहाड़ों में हर गांव में बहुत भयंकर पलायन हुआ है, लेकिन आप रुद्रपुर गांव में जाएंगे और रुद्रपुर गांव में 200 के 200 परिवार अगर गांव में हैं तो 200 में से 195 परिवार आज भी घर में रहते हैं। केदारनाथ क्षेत्र का जो रुद्रपुर है ये हमारा, 195 परिवार घर में रहते हैं। 19 की पशुगणना में, पशुगणना तो सरकार ने कराई ना, हमने तो नहीं कराई, उतने एक छोटे से गांव में 200 गांवों के परिवार में 263 पशु चरने वाले बताए। पशुगणना होती है ना, अभी हाल में पशुगणना चल रही है, लेकिन पशुगणना के जो आंकड़े हैं वो अभी बाहर नहीं आए हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएंगे फिर पब्लिश होंगे। लेकिन हम इससे पहले की पशुगणना अगर लें तो 263 के करीब पशु चरने वाले उस गाँव में। अब आप ये लगाइए कि अगर 263 पशु चरने वाले हैं, जो प्रधान आपकी अगर धर्मपत्नी जी आती तो बहुत अच्छा जानती हों, उनका ये कहना है कि लेकिन वो आज उनकी गाय बयाने वाली है, जाना ही था, गोरू भी दौड़ने सिंह, तो वो ये कह रही है कि अब मेरे गांव में लगभग 500 के करीब पशु हो गए। तो आप ये कल्पना करिए कि जिस गांव के पास 1 इंच ज़मीन भी नहीं बचेगी, 500 पशु चरने वाले होंगे, या तो उस गांव को पूरा विस्थापित करे सरकार, है साहब, तैयार है विस्थापित होने के लिए? परिस्थिति ऐसी है तो विस्थापित
तो मेरा ये कहना, देखिए आपका गांव तीर्थ पुरोहितों का गांव है। केदारनाथ अगर आप जाते होंगे तो भकुंड भैरव जी हैं केदारनाथ के ऊपर हैं, अच्छी फ़ोटो बनाते होंगे साहब आप, सिंह साहब, भकुंड भैरव जी की फ़ोटो बनती हैं। भकुंड भैरव का गांव ही इनके यहाँ है। देखिए जैसे केदारनाथ जी की गद्दी कहाँ आती है, ऊखीमठ आती है, तो भकुंड भैरव जी इनके यहाँ पूजे जाते हैं। यही भकुंड भैरव के पुजारी हैं, जो रुद्रपुर के शुक्ला लोग हैं, भकुंड भैरव के पुजारी हैं। हम देखिए, मैं इस लड़ाई को, अब आप कहेंगे साहब कि क्या क्या आप लोगों ने किया। मैं जब विधायक था तो 2 बार CMD को मिला। जब इन्होंने मुझे बताया कि साहब ऐसा ऐसा हमारे गांव में हो रहा, मैं गया, हम 2 बार मैं इनके गांव में वो जगह देखी। मैंने CMD पिटकुल को 2 बार कहा कि CMD साहब उस गांव के लोग आपको ज़मीन नहीं देंगे, मरने मारने पे उतार हो जाएंगे। बोला ऐसे कैसे हो जाएगा, पहाड़ में तो बहुत ज़मीन पड़ी हुई है। मैंने कहा आप उस गाँव में जाइए तो सही, उस गाँव की विशेष परिस्थितियाँ आप देख करके तो आइए। नहीं देखा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने प्रश्न लगाया, क्योंकि पावर सेक्टर जो है, बिजली जो है, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री का विभाग रहता है। वो पिछले 10-12 सालों से जब से हम विधायक हैं, कभी सोमवार का दिन तो आया ही नहीं, वो प्रश्न नहीं लगा। बजट सत्र में मैंने बिजली पर चर्चा करते हुए मैंने इनका प्रश्न उठाया है, और मैंने सरकार को चेताया था कि जनाब आप जो ये दे रहे हैं ये बनना चाहिए। देखिए 220/33 KVA वहाँ बनना चाहिए। हमारे पास दर्जनों खराब ऐसी ज़मीनें जो अनुपयोगी हैं, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। दर्जनों बार इनके ज्ञापन हो गए। केदारनाथ उपचुनाव से पहले, केदारनाथ उपचुनाव में तो हमारे यहाँ हर घर के अंदर एक मंत्री बैठा था, हर घर के अंदर एक सेक्रेटरी बैठा था। कमिश्नर ने इनके गांव के बगल पर बैठक करी, और आप लोगों में से आधे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। आप में से आधे लोग विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम इसको नहीं देखते। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कभी इनसे जाति नहीं पूछी। पूछा साहब, मुझे अब पता चला कि प्रमुख जी भी कार्यकर्ता ही थे, हमारे प्रधान जी, लेकिन हमने आज तक के कभी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी को से संबंध रखते हैं। दर्जनों की बार आपके घर में गए, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यानी जनप्रतिनिधियों से लेकर के, अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्रियों तक की ये गुहार लगा चुके हैं कि साहब कोई देखने तो आओ, हमारे गाँव की स्थिति देखने तो आओ। बगल पर 5 किलोमीटर के दायरे में दर्जनों ज़मीन। अब आप कहेंगे साहब कि रुद्रपुरी क्यों चुना। देखिए एक साफ चीज़ है, रुद्रपुर से बढ़िया व्यू हिमालय का कहीं नहीं। रुद्रपुर के इनके गांव के बगल पर, कभी आप लोग हेली से केदारनाथ गए होंगे, जो हेलीपैड है वो इनके गांव के बगल पर देवसाल गांव में, हेलीपैड से पहले वाली ज़मीन है। रिजॉर्ट अच्छे बने हुए हैं। आजकल केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा सीजन में विभागों में एक चीज़ की होड़ लग गई है कि कोई सरकारी प्रतिष्ठान बनाओ और उसके साथ साथ अपना गेस्ट हाउस बना दो, अय्यासी करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए, अपने सीनियर अधिकारियों को लाइजनिंग करने के लिए, क्योंकि होटल तो महंगे होते हैं। एक यात्रा काल में अगर 50 मेहमान भी आ गए तो अधिकारी की भी बेचारे की नौकरी तो उसी काम के लिए रहेगी। तो ये जो होड़ लगने के लिए आपके ज़मीन, आपके गांव को इसलिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि वहाँ पर 220 KVA के स्टेशन के साथ गेस्ट हाउस बनाए जाएं, सरकारी बिल्डिंग बनाया जाए, जिनके दम पर बिजली सेक्टर के अधिकारी अय्याशी करें। वरना अगर उनको सद्बुद्धि है, सरकार को हम 5 किलोमीटर के दायरे में 10 ज़मीनें उससे अच्छी दिखाने को तैयार हैं। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि ये बिल्कुल टिपिकल केस है। आज बहुत लोग उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, पहाड़ की बात कर रहे हैं। उत्तराखंडियत और पहाड़ की बात यही है, अपनी ज़मीन, अपनी परंपराएं, अपने पशुओं को बचाना, अपने चारागाहों को बचाना। तो इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे। हमने तय कर लिया है, हाई कोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। और ये ज़रूरी इसलिए भी हो गया है कि यहाँ की ज़मीन की व्याख्याओं को करने का समय आ गया है।